नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी उत्कर्ष। वेनेजुएला पूरी दुनिया में एक पहली कंट्री बन चुका है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स या हिमनद खो दिए हैं। ये काफ़ी दुखद घटना है और साथ ही साथ ये एक बहुत क्लियर सिग्नल है कि जलवायु परिवर्तन कितनी तेज़ी से और कितनी तीव्रता से हमारे हिमनदों को नुकसान पहुँचा रहा है। आखिर हिमनदों का महत्व क्या है, भारत में हिमनदों की क्या स्थिति है, साथ ही साथ ग्लेशियर्स की क्या महत्ता है, उसके बाद किस प्रकार से हम ग्लेशियर्स को इतनी तीव्रता से पिघलने से बचा सकते हैं। बहुत कुछ पता चलने वाला है आज की क्लास में, बहुत सारा डेटा होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि देख सकते हैं, वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप, वेनेजुएला में हम्बोल्ट ग्लेशियर बहुत फेमस ग्लेशियर है, ये भी अब जा चुका है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका की कंट्री है और साथ ही साथ ये काफ़ी हद तक ये इम्पैक्ट हो रही है जलवायु परिवर्तन, जैसे भारत हो रहा है, बाकी सारे देश भी हो रहे हैं, वेनेजुएला भी उसी तरह से हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोलंबिया के साथ साथ ये ब्राज़ील के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसके साथ ऑलमोस्ट हर कंट्री साउथ अमेरिका में अपनी सीमा साझा करती है। दूसरी चीज़ ये बताना है, हर मंडे को आपको 4 से 5 एक क्लास मिलेगी, मैप से रिलेटेड है। तो ऐसे ही मैप सेक्शंस अगर आपको देखने हैं, सीखने हैं, अगर जानकारी लेनी है यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है मैप से रिलेटेड, तो उसको ज़रूर देखिए, बहुत हेल्प होगी आपकी। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव दुनिया के ग्लेशियरों में पड़ रहा है और साथ ही साथ एंडीज यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार वेनेजुएला में अब कोई भी ग्लेशियर नहीं है। वेनेजुएला में अब कोई ग्लेशियर ही नहीं बचा है। तो ये बहुत दुखद घटना है। ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ वार्निंग भी है कि अगर वेनेजुएला हो सकता है तो बाकी देश भी ऐसा देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जो बचा है वह बर्फ़ का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये अपने मूल आकार का केवल 0.4% ही है। वेनेजुएला में पिछले कुछ सालों में ग्लेशियरों की संख्या तेज़ी से घट रही है। वर्ष 2011 तक की बात करें तो वेनेजुएला के 6 ग्लेशियर में से 5 ग्लेशियर गायब हो गए। केवल हम्बोल्ट ग्लेशियर ही बचा था, जिसे ला कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इसको किसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि वेनेजुएला ने ला कोरोना ग्लेशियर खोया है। अब आपको हम्बोल्ट याद रहेगा तो ठीक है, उसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा कि ला कोरोना है। हम्बोल्ट ग्लेशियर में के कम से कम एक और दशक तक बने रहने की उम्मीद थी, हालांकि ऐसा हो ना सका और ये पूरी तरह से पिघल चुका है। ग्लेशियर या हिमनद विशाल आकार के बर्फीले पहाड़ों को कहते हैं। इन्हें रिवर ऑफ आइस भी कहते हैं, यानी कि बर्फ़ की नदियाँ भी कहते हैं। बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए, क्योंकि इसी से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ग्लेशियर जब पिघलते हैं वो नदियों को जन्म देते हैं। ये संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड स्नो की परत से बने हुए थे और ये गुरुत्वाकर्षण और चट्टानों का सापेक्ष बर्फ़ की कोमलता के कारण फिसलते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो ये टंग लाइक स्ट्रक्चर या जीभ की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो हर चीज़ को नीचे खींचता है ना, इसी तरह से जो ये आपके ग्लेशियर हैं वो भी ऐसे ही दिखते हैं। जब ये ज़्यादा पिघल जाते हैं तो ये काफ़ी सारी बर्फीली झील भी बनाते हैं, यानी कि जैसे कि ये पिघलते, मान लीजिए ज़्यादा पिघल जाएंगे, ये कभी जहाँ विस्तृत रूप से मौजूद थे, अगर ये यहाँ से कट गए तो आप देखेंगे कि डिप्रेशन बन जाता है, डिप्रेशन या गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे में लगातार गर्मी होने की वजह से, पिघलने की वजह से, बर्फ़ों को पिघलने की वजह से झील बन जाती है और झील बनने के बाद क्या होती है कि यहाँ पे एक झीलों के साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ भी जमा हो जाते हैं, इन्हें हम मोरेन कहते हैं। तो ये मोरेन वाली लेक हो जाती है। लगातार पानी पिघलता चला जाएगा, लगातार पानी पिघलने की वजह से झील बनती जाएगी और अगर बहुत तीव्रता से पानी इसमें आ जाएगा, एक समय के बाद ये टूट जाती है। जैसे जैसे ग्लेशियर के ऊपरी हिस्से पर बर्फ़ का भार बढ़ता है, उसके निचले हिस्से पर दबाव बनने लगता है, जिसकी वजह से ये पिघलते हैं और अब ग्लोबल वार्मिंग भी इसके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती बन चुकी है। जब भी किसी ग्लेशियर का कोई हिस्सा टूटकर उससे अलग होता है तो उसे तकनीकी रूप से कार्विंग कहते हैं, ग्लेशियर कार्विंग। ठीक है, ग्लेशियर अपने उद्गम स्थान से सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हो सकता है तथा बर्फ़ के संचय या पिघलने के आधार पर इनकी लंबाई कम या ज़्यादा हो सकती है। ग्लेशियरों के पीछे हटने के बाद बनने वाली प्रोग्लेशियल लेक अक्सर तलछट और बॉर्डर जैसी संरचनाओं से बंधी होती है। जैसे कि आपने देखा, सिक्किम में जब बाढ़ आई थी पिछले साल, तो वो ग्लेशियल लेक के आउटबर्स्ट से ही आई थी, यानी कि पिघलना इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका था, इतना ज़्यादा तीव्रता से पिघलने लगी थी ग्लेशियर्स वहाँ के हिमनद, कि लगातार वो पानी
जमा करते जा रहे थे झीलों में। एक समय के बाद बांध के अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो इतने सारे पानी को रोक सके, इसलिए वो टूट गया। देखो ग्लेशियरों का महत्व क्या है कि ये तलछट फसलों के लिए उपजाऊ मृदा प्रदान करती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये साथ ही साथ मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। बहुत सारी नदियाँ हैं, इवन आप हमारी गंगा नदी भी देखिए, ये गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गंगा नदी प्रणाली पूरी इससे बनी हुई है। विश्व की अधिकांश झीलों के बेसिन का निर्माण ग्लेशियरों की वजह से ही होता है। पृथ्वी एवं महासागर के लिए बर्फ की एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि इसका एल्बिडो बहुत हाई होता है। एल्बिडो एक प्रकार का फिनोमेना है या फिर एक एक्टिविटी है। जैसे ही स्नो लाइन पे अब स्नो वाइट होती है, इस वजह से जैसे ही सनलाइट डायरेक्टली इस पे हिट करती है, बहुत सारी सनलाइट को ये वापस अर्थ से बाहर आउटर स्पेस में भेज देती है। इसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पृथ्वी पे नहीं बढ़ती है। पर जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे वैसे क्या होगा, हमारे तापमान, वैश्विक तापमान स्तर में भी बढ़ोतरी आएगी। ग्लेशियर कई सौ से लेकर कई हज़ार साल पुराने हो सकते हैं, जिससे इस बात का वैज्ञानिक रिकॉर्ड मिल जाता है कि समय के साथ जलवायु में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए हैं। देखिए इस प्रकार के ग्लेशियर्स अभी मौजूद हैं। 2018 तक अगर समझ लें किस प्रकार से मौजूद है हमारे पास ग्लेशियर। साउथ अमेरिका में भी कुछ एरियाज़ में मौजूद हैं। अभी वेनेजुएला में तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर मौजूद हैं, है ना। और आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ ग्रीनलैंड देखेंगे, बहुत सारे मौजूद हैं ग्लेशियर आपके पास। एंटार्क्टिक में बहुत सारे ग्लेशियर्स मौजूद हैं। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी के 91% हिमनद एंटार्क्टिका मतलब नीचे का जो आपका हिस्सा है एंटार्क्टिका तथा 8% हिमनद ग्रीनलैंड में मौजूद है। तो ग्रीनलैंड में मौजूद है ज़्यादातर, है ना। 8% आपका ग्रीनलैंड में, 91% आपका एंटार्क्टिका के रीजन में है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% पर हिमनद विद्यमान है। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमारे पूरे अर्थ का जो स्टेटस है, अर्थ के लैंड एरिया में या पूरे अर्थ के एरिया में 10% इसमें क्या है, ग्लेशियर्स है, 10% हिमनद है। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, एंटार्क्टिका में स्थित है। हर्बर्ट ग्लेशियर ये अलास्का में है, एक ज्वारीय जल ग्लेशियर है और ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद इसका विस्तार हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अलास्का कहाँ है? अलास्का यहाँ है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में है, ये यूएसए का ही पार्ट है। चलिए, यह उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से है, मतलब ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। आगे बढ़ते हैं, फेटचेंको ग्लेशियर की बात करते हैं। ये कहाँ है? तजिकिस्तान में। ये काराकोरम में सबसे बड़े गैर ध्रुवीय ग्लेशियरों में से एक है, यानी कि ज़्यादातर आपको ग्लेशियर पोल्स में दिखते हैं, ध्रुवों पर दिखते हैं, पर फेटचेंको ग्लेशियर क्या है? ये तजिकिस्तान में है, याद रखिएगा। ये काराकोरम में स्थित है, काराकोरम माउंटेन रेंज में तजिकिस्तान में स्थित है। ये गैर ध्रुवीय, दुनिया के सबसे बड़े गैर ध्रुवीय ग्लेशियरों में से एक है। फिर बियाफो ग्लेशियर है। ये वैसे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ठीक है, पर इसको हम भारत का हिस्सा मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान में तो हम बिल्कुल इसको मानते ही नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में इसको मान लिया तो आप वो क्षेत्र भी पाकिस्तान को दे रहे हैं। फिर बुग्रेन ग्लेशियर की बात करें तो ये चिली में है। दक्षिण इनिलचेक ग्लेशियर किर्गिस्तान और चीन में है। जोस्टेडल ग्लेशियर ये कहाँ पे? ये नॉर्वे में है। दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये बियाफो ग्लेशियर से पिघलता हुआ पानी अगर माने किस नदी में जाता है? सिंधु नदी में बहता है, ये आपको ध्यान देना है। मार्गरी ग्लेशियर ये अलास्का में है। पेरिटो मोरेना ग्लेशियर अर्जेंटीना, दुनिया में मीठे पानी का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है। फॉक्स और फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर ये दक्षिण एल्प्स न्यूजीलैंड में स्थित है। भारत की बात करें तो भारत में भी बहुत सारे ग्लेशियर स्थित हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे, साथ ही साथ आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर के एरिया में जाएंगे, हिस्पार ग्लेशियर है। लद्दाख में बियाफो है, शियाचिन है, द्रांग द्रुंग ग्लेशियर है, बालतोड़ो ग्लेशियर भी है, लद्दाख में ही है। याद रखिएगा, डेटा चेंज हुआ है 2009 में, 2019 में जब केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, तो यहाँ पे चेंजेस भी हुए हैं, उसको ध्यान देना है, ठीक है। फिर मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, काफनी ग्लेशियर, सतोपंथ, यमुनोत्री जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड में मौजूद है। तो उत्तराखंड में बहुत हाई नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं, हिमनद है हमारे पास, साथ ही साथ लद्दाख में भी स्थित है। वर्ष 1900 के बाद
से विश्व भर में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार में इजाफा हुआ है और इसके पीछे मानवीय गतिविधियों को उत्तरदायी माना गया है। मानवीय गतिविधियों की वजह, जैसे हम जीवाश्म ईंधन जला रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, साथ ही साथ अमोनिया, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। इनमें क्या कैपेसिटी, ये अपने अंदर हीट बहुत ज़्यादा बसा के रख सकते हैं। ज़्यादा हीट रहेगी इनके अंदर तो ये लंबे समय तक वैश्विक तापमान ऊंचा रखेंगे। लंबे समय तक ऊंचा रखेंगे अगर तापमान को, तो ये सारे ग्लेशियर्स इस गर्मी को, इस ऊष्मा को अंदर अपने लेते रहेंगे और पिघलते रहेंगे। इस वजह से औद्योगिक क्रांति के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से ध्रुवों पर भी तापमान में वृद्धि देखने को मिली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि CO2 के साथ साथ अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से अगर यही रफ्तार बनी रही तो वर्ष 2040 की गर्मियों तक अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ़ देखने को ही नहीं मिलेगी, जो कि बिल्कुल संभव है। अगर वेनेजुएला के साथ ये हो सकता है तो अंटार्कटिक के साथ भी हो सकता है और ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है। वुड्स होल ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट के अनुसार विश्व के अधिकतर पर्वतीय ग्लेशियर जो पूर्व में बड़े आकार के थे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब तेजी से पिघलने और सिकुड़ने भी लगे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर की अस्थिरता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई परियोजनाओं में लगातार हो रहा निवेश इस बात का संकेत है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं अधिक संख्या में घटित होती रहेंगी। विगत के कुछ वर्षों में हिमालय और एंडीज माउंटेन चेन, जो कि साउथ अमेरिका में है, सहित विश्व में कई ग्लेशियरों की सुभेद्यता को कई अध्ययनों द्वारा रेखांकित किया गया है। बताया गया है कि भाई यहाँ स्थिति सही नहीं चल रही है, आपको लगातार ग्लेशियर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। यद्यपि तकनीक के माध्यम से ऐसी घटनाओं की निगरानी संभव है, लेकिन अधिकांश ग्लेशियरों की सुदूर अवस्थिति इस देश में चुनौती प्रस्तुत कर रही है। पिघलने का क्या क्या प्रभाव है ये भी देख लेते हैं। देखो, ग्लेशियर पिघलते रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया, एल्बिडो की वजह से बहुत सारी हीट को वापस भेज देते हैं, है ना, पर यहाँ ये हो नहीं पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि लगातार ग्लेशियर ही पिघलते रहेंगे, तो फिर एक समय के बाद एल्बिडो नहीं हो पाएगा, लगातार वैश्विक तापमान बढ़ता रहेगा और हम ऐसी घटनाएं आगे भी देखते रहेंगे, जिससे चरम मौसम संबंधी घटनाएं भी जुड़ी हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। एक समय के बाद नदियाँ भी चली जाएंगी क्योंकि नदियाँ इन्हीं से निकल रही हैं। पानी का बढ़ता तापमान और जल स्तर जलीय जंतुओं एवं जलीय पादपों को प्रभावित करता है, जो बदले में उन पक्षियों को प्रभावित करते हैं जो उन पर आश्रित होते हैं। इसका प्रभाव प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ पर भी होता है, क्योंकि लगातार अगर तापमान बढ़ता रहेगा तो जो आपका ओशन है, जो आपका समुद्र है, उसका अम्लीकरण होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा समुद्र के पानी में घुलता है और ये क्या बनाता है, ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। जैसे जैसे एसिडिफिकेशन बढ़ता जाएगा, अम्लीकरण बढ़ता जाएगा, कोरल रीफ घटते जाएंगे, दूषित होते जाएंगे। ठीक है, इससे वे जलीय जंतु भी प्रभावित होंगे जो अपने भोजन के लिए प्रवाल भित्तियों पर निर्भर होते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से ताज़े पानी की मात्रा में भी कमी आएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रिवर्स जली जाएंगी। अब ग्लेशियर किस तरह से बचें? अभी शॉर्ट टर्म हमारे पास कोई इसके तुरंत इलाजों में अगर पूछें तो कुछ नहीं है, सही बताए तो। सीधे आपको फॉसिल फ्यूल्स को जलाना, जीवाश्म ईंधनों को जलाना कम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरी दिक्कत आएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए एकमात्र उपाय पृथ्वी को ठंडा रखना है, और वो तब हो पाएगा जब हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग दशक से हिमालयी ग्लेशियरों को प्रभावित कर रही है, लेकिन इसके प्रभाव पर अनुसंधान हाल ही में शुरू हुए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध भारतीय हिमालय 9575 ग्लेशियरों में से केवल 25 का ग्राउंड डेटा उपलब्ध है। अगर हमें डेटा ही नहीं पता होगा तो हम उसको बचाने के लिए काम कैसे करेंगे? दुनिया में लगभग 1,98,000 ग्लेशियर हैं और इनमें से लगभग 9,500 केवल भारत में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है। इनमें से अधिकांश अभी मानवीय हस्तक्षेप से अछूते हैं, पर अगर एक की क्षति हो सकती है तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं दूसरे की तो होगी ही होगी। इसके अलावा ग्लेशियरों के आसपास के क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां सीमित करनी पड़ेंगी, तभी इन पर प्रभाव कम होगा। इसका परिणाम इन ग्लेशियरों के पिघलने की गति में कमी के रूप में सामने आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो तापमान में हो रही वृद्धि का है। चलो, मेंस का एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ग्लेशियर क्या है?
ग्लेशियरों के महत्व पर चर्चा करते हुए इनके बचाव के उपायों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर एंटार्कटिका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मार्गरी ग्लेशियर अलास्का में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है, यह आपको मुझे बताना होगा कमेंट सेक्शन में। केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस। स्टे अपडेटेड एंड डू फॉलो यूपीएससी उत्कर्ष।